हेलो गाइज, हम आपको यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में बताएंगे। ये सीबीएसई क्लास 10th का चैप्टर है। इसमें हम यहाँ पर कार्बन के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले देखो, हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर, और देखो इस चैप्टर में हम लोग किस चीज़ की स्टडी करेंगे। बहुत सारे कंपाउंड होंगे जिसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा होती है। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द सम मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। इतने बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे हम, और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में होगा। एंड आल्सो वी सेल द लर्निंग अबाउट द कार्बन एन एलिमेंट विच इज ऑफ द immense significance to us in both its elemental form and its combined form। और यहाँ पर एक एलिमेंट है जिसका नाम कार्बन है, उसके बारे में हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। तो इसकी मतलब बहुत सारी खास बातें हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात होगी। ठीक है, तो वही है कि कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में बात होगी। हम इसके बारे में भी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि कार्बन एंड एलिमेंट इमेंस सिग्निफिकेंस टू अस बहुत सारी इंपॉर्टेंट इसकी एलिमेंटल फॉर्म में, और इसकी जो कंबाइंड फॉर्म होती है जिससे वो कंपाउंड बनाता है कार्बन, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखो यहाँ पर है कि थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स। क्या मेक द लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यहाँ पर दिखाया गया है। एक्टिविटी 4.1 है। इसमें वो कह रहा है कि मेक ए लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज टू कंज्यूम्ड सिंस द मॉर्निंग। इसको हम मॉर्निंग से, सुबह से कंज्यूम करते हैं, उनकी 10 चीज़ों की लिस्ट बनाओ। एंड compile their list with the list made by the your classmate and then sort the items into the adjacent table। उस टेबल में इसको करना है। तो इफ़ दे आर दैट आइटम्स विच आर मेड ऑफ द मोर देन वन मटेरियल, अगर वो आइटम एक से ज़्यादा मटेरियल से बने हुए हैं, पुट नेम इन्फॉर्मेशन बोथ द रिलेवेंट कॉलम ऑफ द टेबल। जो टेबल है इसमें दोनों कॉलम में उसके बारे में आपको जानकारी करनी है। ठीक है, उसमें जानकारी फिल करनी होगी। और इसमें हम नेक्स्ट बात के बारे में बात करें कि थिंग्स मेड ऑफ मेटल, और जो चीज़ें मतलब मेटल की बनी हुई हैं उनको यहाँ पे लिखना है। तो मेटल की बनी हुई चीज़ें कौन सी होती हैं? आपके जो पॉट्स होते हैं वो होती हैं मेटल की। ठीक है, बेल होती है मेटल की, हैं, और भी बहुत सारी मेटल की होती है। आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं फिजिक्स लैब, वो मतलब फिजिक्स लैब में होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब मेटल के बने हुए होते हैं। आपके पॉट्स होते हैं, बेल होती है, और सीजर होता है, और भी बहुत सारे एलिमेंट मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेटल की बनी होती हैं। ग्लास या क्ले के बने हुए चीज़ें क्या होती है, जैसे आपका विंडो में भी ग्लास का इस्तेमाल होता है। आपका आई वेयर होते हैं वो भी ग्लास के बने हुए होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ग्लास की बोतल बनी हुई होती हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट इधर क्या आता है, हम अब नेक्स्ट इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आगे बात करेंगे। Look at the items that come in the last column of the above table filled with by your teacher could be able to tell you about the most of them are made of the compounds of carbon। ज़्यादातर जो होते हैं वो कार्बन के कंपाउंड के बने होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द मेथड टू टेस्ट दिस? इसका टेस्ट कर सकते हो कि व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इट्स बर्न। कि अगर कंपाउंड का कार्बन बर्न होता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है। कि डू यू नो ऑफ एनी टेस्ट द कन्फर्म दिस? क्या कोई भी टेस्ट करके आप इसे कन्फर्म कर सकते हो क्या? इसके बाद में नेक्स्ट होगा कि जैसे फूड क्लॉथ्स मेडिसिन बुक और मैनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्ट आर ऑल द बेस्ड ऑन दिस वर्सेटाइल एलिमेंट। इतनी सारी चीज़ें होती हैं, वो ये सारी चीज़ें इसी एलिमेंट कार्बन होता है, कार्बन एलिमेंट पे ही बेस होती हैं।
इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस, जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं सभी कार्बन बेस होते हैं। अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इट्स एटमॉस्फेयर इज द क्वाइट मर्ज, मतलब कि जो भी कार्बन हमारी अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट है या एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो बहुत ज़्यादा है। अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली द 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल। अर्थ के क्रस्ट में जो कार्बन है वो 0.02% है जो कि मिनरल के फॉर्म में है, जैसे कार्बोनेट के फॉर्म में है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में है, या कोल के फॉर्म में है, एंड पेट्रोलियम के फॉर्म में है। एंड द एटमॉस्फेयर है 0.03% ऑफ द कार्बन, और हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें 0.03% ऑफ कार्बन होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है, ठीक है। और इसके अलावा देखो क्या होता है, हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो ये होगा कि in spite of this small amount of the carbon available in nature, the importance of carbon seems to be immense, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। in this chapter we will know about the properties of the carbon which make carbon so important to us। इस चैप्टर में हम उन कार्बन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कार्बन को हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाती हैं। देखो इसमें क्या क्या है, सबसे फर्स्ट इसमें होगा वो है बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन किस तरह की बॉन्डिंग करता है, और इसमें है कि द कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन जो बॉन्डिंग करता है, बॉन्ड का मतलब होता है कि कार्बन किस किस एलिमेंट के साथ जुड़कर के, किस किस एलिमेंट से जुड़कर के कौन सा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो वो क्या, इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। प्रीवियस चैप्टर में क्या हुआ था कि हमने कौन सी स्टडी की थी, आयनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी की थी। वी सा द आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हमने देखा था कि आयनिक कंपाउंड के बहुत ही हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन इन द मोल्टन स्टेट, और वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं मोल्टन स्टेट, मतलब वो जब मेल्ट हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं आयनिक कंपाउंड, ठीक है। इसका हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्या होगा। हाँ, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें हेलो एवरीवन। इसमें हम लोग क्या करें कि हाउ द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज, कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग आयनिक कंपाउंड में किस तरह की होती है, वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सम कार्बन कंपाउंड। यहाँ पर हम कुछ कार्बन कंपाउंड की स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो ज़्यादातर कार्बन कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। एंड वी हैव सीन द क्लास चैप्टर 2, ऐसा हमने चैप्टर 2 में देखा हुआ है। फ्रॉम द डेटा गिवन इन टेबल 4.1 द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बन कंपाउंड, इसमें बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दिया गया है कार्बन कंपाउंड का। वी फाइंड दिस कंपाउंड वी हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। हमने यहाँ पर ये पाया कि कार्बन कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड। जैसे आयनिक कंपाउंड में कंपेयर करेंगे वैसे, तो वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। हम देखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मोलिक्यूल्स के बीच में बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, सिंस दीज कंपाउंड्स लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो यहाँ पर जो बहुत से कंपाउंड होते हैं वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं। और तो वी कैन कैलकुलेट दी द बॉन्डिंग इन दीज कंपाउंड डज नॉट गिव राइज टू एनी आयन। तो ध्यान रखो बेटा कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम ये मतलब निर्णय निकालते हैं कि जो भी बॉन्डिंग होती है इन कंपाउंड्स में डज नॉट गिव राइज टू द एनी आयन, मतलब कोई भी आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर इसकी बॉन्डिंग को चेक करें, मतलब बॉन्डिंग इन कंपाउंड में देखेंगे तो कोई भी जो बॉन्डिंग है वो आयनिक मतलब आयनिक बॉन्ड की तरह नहीं। देखो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो कंपाउंड दिए गए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एसिटिक एसिड है,
एसिटिक एसिड दिया गया है और क्लोरोफॉर्म है। हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कंपाउंड एसिटिक एसिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन है, बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन है। क्लोरोफॉर्म है CaCl3 209 है, 334 है। एथेनॉल है CH3CH2OH है, ये 156 है, 351 है ये, ठीक है। फिर मीथेन है, और मीथेन CH4 होता है, ये 90 और ये 111 है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो क्या है। कि जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन कंपाउंड होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, जैसे हमने चैप्टर 2 में भी देखा था। इस टेबल से हमको पता लगेगा कि इसमें जो भी कार्बन कंपाउंड है अगर वो ब्रेक डाउन होंगे तो आयनिक कंपाउंड में ब्रेक डाउन नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर combining capacity of the various element and how it depend on the number of valency electrons. Let us now look at the electronic configuration of the carbon. The atomic number of the carbon is 6. क्या कहेंगे कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। देन व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स ऑफ द कार्बन। तो कार्बन के बहुत सारे सेल्स में उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होगा। एंड हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी कार्बन है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में होंगे, ठीक है। तो वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्लेन्ड एज द टेंडेंसी ऑफ एंटरटेन द कम्प्लीटली फिल्ड आउटर सेल्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिएक्टिविटी होगी उन एलिमेंट की, वो एक्सप्लेन होगी उस टेंडेंसी पे कि वो उनके आउटर सेल कम्प्लीटली फुलफिल होंगे। दैट इज द अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कि वो बाद में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेंगे। एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स अचीव देयर बाई गेनिंग और लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। जो एलिमेंट होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड, जो एलिमेंट मतलब जो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, वो या तो गेन करके या लॉस करके इलेक्ट्रॉन्स का आउटर मोस्ट सेल में और वो बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अगर हम इन द केस ऑफ कार्बन, अगर हम कार्बन के केस में बात करेंगे, इन द केस ऑफ कार्बन इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर सेल। तो उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। एंड नीड टू गेन और लॉस 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन द नोबल गैस। और वो 4 इलेक्ट्रॉन या तो लॉस करके या गेन करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर सकता है इफ़ वी हैव गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब नंबर 1 क्या, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C+4Ni। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो क्या बनाएगा, C4 - Ni बनाएगा। बट इट वुड बी द डिफिकल्ट टू फॉर द न्यूक्लियस टू विद द 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड द 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन उस समय न्यूक्लियस के लिए मुश्किल होगा कि वो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे मतलब उसको अटैच कर सकते हैं, मुश्किल होगा। दैट इज़ 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को कैसे वो गेन कर सकते हैं। इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C+4 कैटायन। तो क्या कर सकता है ये, 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके ये C4 कैटायन बना सकता है। बट इट वुड बी रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन लिविंग बिहाइंड ए कार्बन कैटायन विद द 6 प्रोटॉन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। बट इट विल रिक्वायर बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बिहाइंड द कार्बन कैटायन में 6 प्रोटॉन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, कि 2 इलेक्ट्रॉन से बचे रहें, ठीक है। तो इसका न्यूक्लियस जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए उसमें 6 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। हम इसमें बात करते हैं कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स। नेक्स्ट होगा कि कार्बन इस प्रॉब्लम को वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको शेयर करके आउटर मोस्ट कार्बन एटम के होते हैं उनको अदर एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को शेयर करके वो बना सकता है। नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट फ्रॉम मोलिकुल बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर। इस तरह क्या होता है, सिर्फ कार्बन ही नहीं, बहुत सारे मोलिकुल बनाए जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयर करके। हम साझेदारी करके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बना सकते हैं। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द बोथ द एटम्स एंड लीड टू द बोथ एटम अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा कि अगर वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स
आउटर मोस्ट सेल में दोनों एटम से बिलोंग करेंगे, लेकिन द बोथ एलिमेंट अटेनिंग द नोबल गैस, तो ये दोनों एलिमेंट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लेंगे। बिफोर गोइंग टू द कंपाउंड कैन वी लॉट लेट अस टू द सम सिंपल मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल मॉलिक्यूल को मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग द्वारा करेंगे। द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म इन दिस, इसके अलावा जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल बनेगा इस तरह के, द हाइड्रोजन एज यू हैव लर्न अर्लियर अटेन नंबर ऑफ द हाइड्रोजन इज 1, हेंस हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स के सेल एंड इट्स रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल द के सेल। क्या करेगा वो, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के सेल को फिल कर लेगा। सो 2 हाइड्रोजन एटम शेयर द इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। इसलिए यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन एटम शेयर करते हैं और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। दिस अलाउस ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे क्या होता है कि दोनों हाइड्रोजन एटम में नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिखाया भी है, हम आपको बता देंगे यहाँ पर। क्या है देखो, जैसे यहाँ पर आपका है कि एक हाइड्रोजन, इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन में एक ये एटम है, हाइड्रोजन का एक ये एटम है, इन दोनों में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये पास पास आते हैं, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाती है। देखो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो हर हाइड्रोजन एटम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। ये आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा और ये यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और शेयरिंग करने के बाद में एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है। यहाँ पर देखो एच बॉन्ड बना लेता है और बॉन्ड बनाने के बाद में एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। इसके बाद में देखो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम। इसके बाद में नेक्स्ट इसमें देखो क्या होगा, ऑक्सीजन का जैसे एक आपका ऑक्सीजन का एक यहाँ पर दिखाया गया है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर देखो बेटा, ऑक्सीजन में क्या होता है कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो अगर ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 और 6 होगा है। तो उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं, 6। देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं। और इस ऑक्सीजन में भी कितने हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में है। इसमें क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये इससे शेयर होगा और ये इससे शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, तो यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्डिंग केस में आता है। यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखेंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में देखेंगे, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में भी यही होता है कि देखो यहाँ पर ये आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, कैसे बनेगा बता रहे हैं आपको क्लियर तरीके से। आपका ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है यहाँ पर। ठीक है, नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7। ओके, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 और 5। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन में देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। ओके, ऊपर देखो यहाँ पर दिखाया गया 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। तो अब इसमें 5 में कितने मिल जाएं जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इससे प्राप्त हो जाएगा, ये इनर्ट गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो जाएगा इसको। तो कैसे होगा, यहाँ पर देखो इसको 5 है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाते हैं, अगर 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे कहीं से मिल जाएँ तो इसमें टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, तो इसमें 8 हो जाएंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, फिर ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से ले लेगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ से ले लेगा। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग हो जाती है, तो ये N ट्रिपल बॉन्ड N बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है बेटा, N ट्रिपल बॉन्ड N बनाता है। ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग
इसका हम लोग बात करते हैं कि मीथेन इज वाइडली यूज एज द फ्यूल एंड इज कंपोनेंट ऑफ द बायोगैस। मीथेन बायोगैस का कंपोनेंट है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है एंड कंप्रेस नेचुरल गैस में भी होता है। और सिंपलेस्ट कंपाउंड इसे इसका मीथेन का जो फार्मूला होता है CH4 होता है। हाइड्रोजन C1 कार्बन इक्विवेलेंट टू द 4 कार्बन। ठीक है, हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट क्या है यहाँ पर दिखाया गया, देखो एलोट्रोप ऑफ कार्बन। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर मीथेन का भी दिखाया गया है। यहाँ पर आपका मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाया गया, वो बता दें आपको। इसे मीथेन में क्या होता है, CH4। ओके, ये होता है इसका मोलिक्यूल। ओके, कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल 6 होते हैं, तो 2 और 4 कॉन्फ़िगरेशन होगा। 4 देखो कार्बन में दिखाया गया है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया कार्बन में। ठीक है, और अगर यहाँ पे कार्बन में 4 है तो हाइड्रोजन में कितना होता है, 1 होता है। 1 यहाँ के चारों हाइड्रोजन में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। ठीक है, ये और जब एक एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे लगा देंगे तो हाइड्रोजन क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कार्बन से करेगा। यहाँ पे देखो एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन शेयर कर रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, ये कार्बन भी हर हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। तो कार्बन में ऑलरेडी कितने थे, पहले से 4 थे और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और होगी, तो टोटल कितने हो गए भाई इसमें 8। कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल 8, और इसमें 8 ही होना है। ठीक है, और हाइड्रोजन में 2 हो गए, क्योंकि एक इसने कार्बन हर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन ने एक एक की शेयरिंग कर ली। कार्बन में कितने हो गए, टोटल 8 हो गए, और हाइड्रोजन में कितने हो गए, टोटल 2 हो गए। ठीक है, तो ये आपको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो गया और आपका मॉलिक्यूल मीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर ये CH4 बनेगा। ठीक है, हम लोग बात करेंगे कि एलोट्रोप ऑफ कार्बन क्या होता है। देखो एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इसमें होगा एलिमेंट कार्बन अकर ए डिफरेंट फॉर्म इन नेचर विद द वाइडली वेरीफाइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। कार्बन डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है नेचर में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत अधिक होती है। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म बाय द कार्बन एटम। देखो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन एटम से बनते हैं। द डिफरेंट लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम आर बॉन्डेड टू द वन अनदर। इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि कार्बन एटम दूसरे से किस मैनर से बॉन्डिंग से बंधा हुआ है। ठीक है, और जैसे डायमंड में क्या होता है कि हर कार्बन एटम ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। डायमंड में की कंडीशन ये होती है कि उसमें हर कार्बन एटम अलग अलग 4 कार्बन एटम से अलग अलग 4 बॉन्ड से हर कार्बन एटम 4 बॉन्ड से अलग अलग 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाता है, और ये इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है कि इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी एलिमेंट, शायद डायमंड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी एलिमेंट नहीं है, अभी तक नहीं पता लगाया जा सकता उसका, अभी तक नहीं लगा है। डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट इसलिए होता है क्योंकि कार्बन वहाँ पर अपनी फुलफिल बैलेंसी पूरी फिल कर लेता है और वो अपने सारे 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और जो हम यहाँ पर ग्रेफाइट की बात करेंगे, ग्रेफाइट इज कार्बन एटम बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन गिवन हेक्सागोनल एरे। ठीक है, तो ग्रेफाइट में क्या होगा कि उसमें कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से सेम प्लेन में हेक्सागोनल तरीके से उसमें लगा होता है, और वन ऑफ दीज बॉन्ड आर डबल बॉन्ड। उसमें से क्या होता है कि डबल बॉन्ड एंड द अदर द वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज सर्टिफाइड। यहाँ पर वैलेंसी कार्बन की सर्टिफाइड, क्योंकि वहाँ पर वो डबल बॉन्ड में भी होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय द हेक्सागोनल एरे। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द हेक्सागोनल एरे बीइंग प्लेस्ड इन लेयर वन एबव द अनदर। इसमें क्या होता है कि देखो हेक्सागोनल लेयर में होता है तो ये डबल बॉन्डिंग में भी होता है कार्बन यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये कार्बन का स्ट्रक्चर है। दीज आर द एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये कार्बन के एलोट्रोप होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड दिखाया गया हो, तो यहाँ पर हर कार्बन एटम अपने चारों बॉन्ड से अलग अलग 4 कार्बन एटम से जुड़े हुए दिखाया गया है।
हर कार्बन एटम अलग अलग 4 कार्बन एटम से जुड़ा होगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर आप जो ग्राफाइट में है इसमें क्या है कि कार्बन एटम यहाँ पर देखो कि 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है यहाँ पर इस तरीके से, और ये आगे फिर एक के ऊपर एक इसमें लेयर रखी होती है, तो फिर बाद में डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ C60 से बकमिस्टर फुल्लरिन भी कहते हैं। यहाँ पर भी कार्बन क्या होता है 3 बॉन्ड बनाता है, अदर कार्बन आइटम से 3 बॉन्ड में, और उसमें 60 कार्बन आइटम जुड़े होते हैं। ठीक है, इसे हम लोग द स्ट्रक्चर ऑफ C60 या बकमिस्टर फुल्लरिन भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर बकमिस्टर फुल्लरिन भी है, जिसका नाम एक साइंटिस्ट था जिसने इसकी डिस्कवरी की थी, उसी के नाम पर इस बकमिस्टर का नाम रखा गया, बकमिस्टर फुल्लरिन। ठीक है, हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे कि आगे की बात क्या होती है। बताते हैं कि these two different structure result in diamond and graphite having very different physical properties। यही 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर कार्बन के, एक तो डायमंड बनाता है और ग्रेफाइट बनाता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है। इवन दो केमिकल प्रॉपर्टी आर सेम, यहाँ से केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। डायमंड द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन वाइल द ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। जबकि डायमंड बहुत ही हार्डेस्ट होता है, जबकि ग्रेफाइट होती है वो बहुत ही स्मूथ होती है और स्लिपरी होती है। ठीक है, ग्रेफाइट इज ऑल ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट का प्रॉपर्टी ये होगी कि इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं, अनलाइक अदर नॉन मेटल। दूसरे नॉन मेटल की तरह जैसे हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर, पहले चैप्टर में आपने पढ़ा है, उसके ऐसा नहीं होता, लेकिन एक अच्छी कंडक्टर, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। नेक्स्ट होगा अब हम यहाँ पर बात करेंगे, सॉरी, हाँ अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि डायमंड कैन बी सिंथेसिस बाय द सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। डायमंड को कैसे सिंथेसाइज किया जा सकता है, मतलब कैसे बनाया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि प्योर कार्बन को बहुत ही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर रख देते हैं लंबे समय के लिए, तो डायमंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दिस सिंथेटिक डायमंड आर स्मॉल बट आर द अदरवाइज इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द नेचुरल डायमंड। जो सिंथेटिक डायमंड होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन जो हम मतलब जो नेचुरल डायमंड होते हैं उससे मतलब हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं, हम पहचान नहीं सकते हैं कि नेचुरल है या मतलब वो सिंथेटिक डायमंड है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि फुलरीन की। अब देखो फुलरीन क्या होता है इसमें, कि फुलरीन फॉर्म एनोदर क्लास ऑफ द कार्बन एलोट्रॉप। कार्बन एलोट्रॉप का ये दूसरा फॉर्म होता है। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वाज C60 विच हैज़ कार्बन एटम अरेंज इन द शेप ऑफ ए फुटबॉल। क्या होता है, इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं C60 में, इसको भी कार्बन एटम अरेंज किया जाता है, शेप एक फुटबॉल के शेप में होता है। सिंस दिस लुक्ड लाइक द जियोडेसिक डोम शेप्ड, आप ये डोम शेप दिखाई पड़ता है, जियोडेसिक डोम शेप होता है। इसको किसने डिज़ाइन किया था, डिज़ाइन बाय द US आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुल्लर। ये एक US आर्किटेक्ट, इसका नाम था बकमिस्टर फुल्लर, उनके द्वारा डिज़ाइन किया गया था। द मोलिक्यूल वाज नेम्ड फुलरीन, उसके बाद में उस मोलिक्यूल का नाम फुलरीन रखा गया था। ठीक है, तो हम बात करते हैं जो नेक्स्ट जो होगा कि इसमें जो क्वेश्चन है कुछ थोड़े से उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन है बेटा क्या होता है, देखो